क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? विकल्प आप सभी के सामने है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये 2006 में। ध्यान दीजिएगा, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। लागू कब से किया गया? 1 नवंबर 2007 से। एक एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। जितना क्वेश्चन आप लोग दिखते चलेंगे सब कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। बस शुरू से लास्ट तक आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। ये क्वेश्चन आपके परिवार से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ हो, ये सही है। प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ये विशेषता परिवार की नहीं है। वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, ये भी सही है। सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व उनके ऊपर होता है, ये भी सही है। ऑप्शन आपका बी नहीं सही है, ये परिवार की विशेषता नहीं है। इस तरीके से आपका ऑप्शन सही हो जाता बी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? कपास, जेट्रोफा, गन्ना, आलू। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, जेट्रोफा। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ये उत्पन्न होती है। ये बहुत ही बड़ा सा पादप है जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए किससे मिलता है, इस वृक्ष के किस भाग से बायोडीजल तैयार किया जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से 25 से 30% तक तेल निकाला जाता है। किससे? बीजों से। और कितना निकालते हैं? 25 से लेकर के 30% तक। इस तेल का क्या काम होता है? कार वगैरह चलाया जाता है, इसीलिए इसे बायोडीजल पौधा कहा जाता है। और जो इसका अवशेष बचता है ना, उससे बिजली तैयार की जाती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। रक्त का थक्का किस विटामिन की वजह से बनता है? विटामिन के की वजह से। क्यों? इस विटामिन से एक पदार्थ बनता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। लिख देते हैं प्रोथ्रोम्बिन। यही प्रोथ्रोम्बिन ही रक्त का थक्का जमाता है। इसलिए विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बन पाता। अगर विटामिन के नहीं तो प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण नहीं होगा, प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है नेफ्थोक्विनोन। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है ना आपके सिलेबस में, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, उससे शहद का प्रमुख घटक क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? डी, फ्रक्टोज। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। यह ग्लूकोज के साथ साथ मीठे फलों और शहद में भी पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई करिए। विकल्प आप सभी के सामने। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चलिए, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है और रोगी को बार बार प्यास लगती है। यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता है? विकल्प आप सभी के सामने, कौवा, कोयल, गौरैया, बुलबुल। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कोयल। कोयल ऐसा पक्षी जो स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता। नीड़ मतलब घोंसले का निर्माण नहीं करती है। अपने अंडे को कौवे के घोंसले में देती है, जहां कौवे के द्वारा ही अंडे को
पाला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है सरीसृप के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आता है? कछुआ, अमीबा, फर्न, व्हेल। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है कछुआ। कछुआ सरीसृप के अंतर्गत आता है। व्हेल किसके अंतर्गत? स्तनधारी है, ये स्तनधारी जंतु है। अमीबा प्रोटोजोआस। सरीसृप प्राणी जो होते हैं वो कैसे चलते हैं? सरक करके चलते हैं। सांप हुआ, छिपकली हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये सभी सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कछुआ ना पूछ करके मगरमच्छ पूछ लिया गया, छिपकली पूछ लिया गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, कांटे नुमा पत्तियों को एक शिक्षक को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? आपको बताना है यहाँ पे स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी, मरुस्थलीय। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाता है डी, मरुस्थलीय पौधों के बारे में बता रहा है, क्योंकि कांटे नुमा पत्तियां किसमें होती है? मरुस्थलीय पौधों में ही होती है कांटे नुमा पत्तियां, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो पत्तियां होती है वो किसमें परिवर्तित हो जाती? कांटों में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो सके और पानी को ये बचा सके। मरुस्थलीय पौधों में अनुकूलन होता है। अनुकूलन कहीं पर भी किसी जगह रहने के लिए अपने शरीर को ढाल लेना, वही अनुकूलन होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से अवशोषित करते हैं किसको? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? CO2, NO2, O2, SO2। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है ए। ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की, जिसके बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और इनका भोजन भी बन जाता है। और ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होती है श्वसन की प्रक्रिया में पेड़ पौधे, जीव जंतु, धरती पर रहने वाले सभी जीव ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है किसान के मित्र होते हैं। किसान के मित्र, ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? केचुआ, जोंक, कीट, चूहा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है केचुआ। केचुआ किसान के मित्र कहे जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी को भुरभुरा करके वायु को अंदर आने जाने का मार्ग देते हैं, जिससे कि नमी धारण करने की क्षमता मिट्टी की बढ़ जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे सी, ऊंट को कहते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? ऊंट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। ये अपने आमाशय में स्थित थैली में पानी संचित कर लेता है और रेगिस्तान में ऊंट सामान पहुंचाने और यातायात के साधन के रूप में उपयोगी होता है। ऊंट के पैर लंबे होते, गद्दीदार होते, जिससे कि ये मरुस्थल की रेतीली भूमि में चलने और दौड़ने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वहां के लिए ये अनुकूलित हो जाते हैं, अपने शरीर को ढाल चुके होते हैं, तो उस वातावरण में ऊंट रहने के लिए परफेक्ट होते हैं। भारत में प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पे लगता है? भारत में प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पर लगता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनपुर, पुष्कर, इलाहाबाद, आगरा। आपके एग्जाम में मेला सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सोनपुर। भारत में प्रसिद्ध पशु मेला सोनपुर में हर साल कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, नवंबर से दिसंबर में लगता है। यह एशिया, भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर का पशु मेला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है प्रसिद्ध फसल त्योहार पोंगल मनाया जाता है। प्रसिद्ध फसल त्योहार पोंगल मनाया जाता है कहाँ पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है ये मेनली तमिल हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है जो प्रति वर्ष 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र होते हैं। ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र होते हैं, निम्नलिखित में से किस रंग का चक्र इनमें सम्मिलित नहीं है?
खेल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सब कुछ आपके सिलेबस से एक एक क्वेश्चन लिया गया है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे सफेद। ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले होते हैं, जो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे देखिए, आपको सारी चीजें डिटेल में बताते हैं। जैसे 5 रंग कौन कौन से? नीला हमने बताया, जो 5 रंगीन चक्र हैं एक दूसरे से मिले होते हैं, तो पांचों जो रंगीन चक्र होते हैं 5 महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। तो पहला नीला वाला किसको बताता है? यूरोप को बताता है। पीला वाला रंग जो चक्र है पीला, वो किसको बताता है? एशिया को बताता है। काला अफ्रीका को बताता है। लाल उत्तरी अमेरिका को बताता है और हरा दक्षिणी अमेरिका को। इस तरीके से आपके पूरे 5 कंप्लीट होते हैं। और कौन सा रंग इसमें नहीं? सफेद रंग इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गंगा नदी निकलती है, कहां से निकलती है? गंगा नदी निकलती है, विकल्प आप सभी के सामने है। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जो गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी मानी जाती है गंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहीं पर इसे, जहां जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तो यहीं पर इसे भागीरथी कहते हैं। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद दोनों की जो संयुक्त धारा है उसको गंगा नाम दिया जाता है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको साथ में इसलिए बताते चल रहे। मान लीजिए ये क्वेश्चन ना पूछकर कुछ और पूछ लिया गया इससे रिलेटेड, तो क्योंकि नदी आपके टॉपिक में है। तो कहां से गुजरती है? भारत के 5 राज्यों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। ठीक है। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है, फिर वह संयुक्त धारा मेघना में मिल जाती है। कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में लास्ट में ये गिर जाती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके लास्ट में बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बता दिए, जहां जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सिलेबस में यातायात, महाद्वीप, महासागर, नदियां, ये सभी हैं। तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछी जा रही है। लूनी, साबरमती, ताप्ती, नर्मदा। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है डी, नर्मदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। 1312 किलोमीटर है। और एक इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बता देते हैं। यह नदी भ्रंश नदी का उदाहरण है, रिफ्ट रिवर का उदाहरण है। ठीक है। अच्छा, लूनी की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। साबरमती की 371 और ताप्ती की 724 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही बढ़िया। भारत में हिमालय की पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाते हैं माउंट केटू, गार्डविन, ऑस्टिन। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू है, गार्डविन ऑस्टिन है। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है? नेपाल में। ध्यान दीजिएगा, वो कहां पर स्थित है? नेपाल में। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? पर्वत, पठार, महासागर, महाद्वीप, ये सभी आपके सिलेबस में है।
तो परतदार पर्वत, ब्लैक पर्वत, प्राचीन पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, परतदार पर्वत। परतदार पर्वत, मोड़दार पर्वत, वलित पर्वत सब एक ही है। और एक पूछा जाता आल्प्स कैसा पर्वत है? वो भी वलित पर्वत की श्रेणी में आता है, आल्प्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है, क्या कहलाता है? मालाबार, कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए, मालाबार तट। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए कोंकण तट, महाराष्ट्र एवं गोवा के तटीय भागों को क्या कहते हैं? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी सरकार, उड़ीसा के समुद्र तटीय भागों को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। कन्नड़ क्या है? कन्नड़ कर्नाटक राज्य की भाषा है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, भूमध्य सागर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर है? भारत में सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर है? आपको बताना है, जल्दी से आप लोग ऑप्शन चूज करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, गोरखपुर। भारत का सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म कहां पर है? गोरखपुर में। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। यहाँ का जो प्लेटफॉर्म है कितना लंबा है? 1355 मीटर। किलोमीटर में 1.35 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद दूसरे स्थान पे कौन सा है? इसके बाद दूसरे स्थान पर खड़गपुर रेलवे स्टेशन है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1072 मीटर है। और तीसरे स्थान पर कौन सा है? स्ट्रेट स्ट्रीट सेंटर सबवे स्टेशन शिकागो, जो कि यूएसए में है, 1067 मीटर लंबा है। अगले क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? बलिया, इटावा, बिजनौर, बुलंदशहर। विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है सी, बिजनौर। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये बिजनौर है, वहां से प्रवेश करती है। और बलिया से, उत्तर प्रदेश से ये निकलती है। किस जिले से? बलिया से। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा, गंगा, यमुना, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बेतवा। किस जिले में? ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर माता टीला नामक स्थान पर माता टीला परियोजना बनाई गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार है, कौन सा? उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार पूछा जा रहा है आपसे। महावीर स्वामी, हस्तिनापुर, चंद्रप्रभा, इनमें से कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, चंद्रप्रभा। उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा है। और सबसे बड़ा वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, ध्यान दीजिएगा। और राज्य का सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बताए, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा एक तरीके समझिए, मॉडल पेपर, इससे परफेक्ट मॉडल पेपर आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो जितने भी स्टूडेंट एक बार वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक और एक शेयर आप लोग करते रहिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करिए। आपको वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पर बहुत ही बेस्ट वीडियोस अवेलेबल करवाई जा रही है। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप सभी लोग जुड़ें, अपने दोस्तों को भी बताएं, जितने भी रिलेटिव हैं सबको बताएं, सभी का फायदा हो। मेहनत हमको उतनी ही करनी, सभी का फायदा हो, सभी आगे बढ़े, एक सीट पक्की करें। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, रिप्लाई करिए जल्दी से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है उपराष्ट्रपति। देखिए, आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हैं, एक एक पॉइंट करके। सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं और अन्य 238 सदस्य इनका क्या होता है, चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए, जिनमें से 1/3 सदस्य 2 साल में सेवानिवृत्त होते जाते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको जो मैंने बताए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सदन के बैठकों के लिए गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, 1/10। सदन के बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति गण पूर्ति हेतु आवश्यक होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार है, कैसा अधिकार है? मौलिक है या विधिक है, या ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे विधिक अधिकार घोषित कर दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक भी आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पे बताइए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, सारनाथ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए खड़े हुए हैं। आप देखते होंगे 3 मुंह दिखाई देता है, चौथा पीछे होता है। इसके नीचे एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह अंकित होता है, जिसके बीच में चक्र बने हुए होते नीचे। ठीक है, इस स्तंभ चिन्ह को राज चिन्ह के रूप में भी, इस चिन्ह को राज चिन्ह के रूप में स्वीकृत किया गया है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? आप लोग बताइए जल्दी से। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, 3:2। देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लंबाई एवं चौड़ाई। अगर मान लीजिए चौड़ाई और लंबाई पूछा गया, चौड़ाई और लंबाई, तब आप लोग 3:2 मत कर दीजिएगा, फिर उत्तर देखिएगा विकल्प में 2:3, क्योंकि जो पहले पूछा जा रहा है वो देखना है आपको। आंख मूंद करके टिक नहीं करना, आसान सा क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं। इसमें 3 रंग होते हैं, सबसे ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफेद होता है और अंत में हरा रंग होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में होता है। राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान की बात नहीं हो रही है। राष्ट्रीय गीत विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी। और आपको बताना है राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताइए, तुरंत, अभी की अभी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। राष्ट्रगान क्या है? आप लोग बताइए, राष्ट्रगान का नाम क्या है? जैसे राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, राष्ट्रगान क्या है? यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत 1896 में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए, कई बार ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया, आप लोग एकदम से एक्टिव होकर के पूरी एनर्जी में, फुल जोश के साथ, जुनून के साथ, अगर वनडे एग्जाम टारगेट चैनल पे जुड़े हैं तो आप में एनर्जी होनी चाहिए, आप में, आपके अंदर लेवल होना चाहिए। ठीक है,
एक जोश वाला, इनएक्टिव फॉर्म में मत रहिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी 1980, 1980। वनों के संरक्षण और ईवीएस के हो जाते हैं आपके पूरे 32 क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग 32 में से कितना स्कोर कर पाए आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए चलते हैं अब हिंदी की तरफ। हिंदी के पूरे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे 50 क्वेश्चन, पूरे 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो जल्दी जल्दी से देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उदय शब्द का विलोम बताना है। उदय शब्द का विलोम छांटिए। क्या होगा? लाल, भासित, वलिष्ठ, अस्त। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा डी, उदय का विलोम होता है अस्त। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है अवनी का विलोम शब्द बताइए। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है अवनी का विलोम शब्द है अंबर। इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। जितनी फास्ट आप लोग रिप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हम क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से आप लोग रिप्लाई करते रहिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है असम, ये बैल का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? आपको बताना है मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है। कलापी, तड़ित, विशिक, लक्षण। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है मोर का पर्यायवाची कलापी है। अगले क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको घोड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? नहीं है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, यातु धान। नेक्स्ट है कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या है? कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ, विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पारा उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? पारा उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, क्रोध कम होना। ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी, क्रोध कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जस दूल्हा तस बनी बराता, इस कहावत का क्या अर्थ है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, जैसे खुद वैसे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। बहुत ही बढ़िया। मुंह की खाना, मुंह की खाना, इसका क्या अर्थ होगा? हार जाना, गिर पड़ना, भोजन खा लेना या भाग जाना। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है हार जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंगूठी का नग होना। अंगूठी का नग होना, इसका मतलब क्या होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, बहुत कीमती होना। ऑप्शन सही हो जाता है आपका डी, बहुत कीमती होना। नेक्स्ट है समुद्र मंथन करना, इसका क्या अर्थ है? समुद्र मंथन करना। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? मक्खी शब्द का तत्सम आपको बताना है। विकल्प आपका यहाँ पे कौन सा सही होगा? मच्छिका, माछी, मच्छी। ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, मक्षिका। नेक्स्ट है हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? हल्दी शब्द का तत्सम आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, हरिद्रा। हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम है? तत्सम यहाँ पे कौन सा है चारों विकल्प में से? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, क्षत्रिय। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्षीर, मयूर, सफेद, शीर्ष। ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, सफेद तत्सम नहीं। सफेद का तत्सम क्या होगा? आसान सा है, जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, सफेद का तत्सम क्या होगा? निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करें। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देशज भाषा चुनना है आपको। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, भजन।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, निम्न शब्दों में से देशज आपको बताना है क्या है देशज। कल्पना, ढिवरी, विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी ढिवरी, जो दिया होता है। पहले ढिवरी जलती थी, एक बॉटल टाइप में होता था ऐसे, फिर उसमें एक बाती डाली जाती थी, फिर उसमें मिट्टी का तेल डाल करके उसे जलाया जाता था, इसे ढिवरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनना है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आशीर्वाद, ध्यान से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। सी, बड़ा श रहेगा और र जो रहेगा वो किस पे रहेगा, वा पे रहेगा। यहाँ पे छोटा सा है तो आशीर्वाद में बड़ा श रहेगा, तो विकल्प आपका सही हो जाता है सी, आशीर्वाद। अब यहाँ पर शुद्ध आपको चुनना है। देखिए सभी इंपॉर्टेंट शुद्ध चुनने वाला सभी एग्जाम में पूछा जाता है, जो बार बार पूछा जाता है सभी मैंने एक बार में ले लिया है। यहाँ पे देखिए पूज्यनीय आपको चुनना है, पूज्यनीय या पूजनीय क्या सही होगा। मेनली बोला जाता है पूजनीय, हम लोग गलत बोल देते हैं, जो पूजनीय बोलते हैं सही है, तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही है, ऑप्शन सही हो जाता है आपका सी, पूजनीय। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पूजनीय है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी है, यहाँ पे विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है टी, कवयित्री। ध्यान दीजिएगा, भूलना बिल्कुल नहीं, तीनों जितने आप देखे ना, आशीर्वाद, पूजनीय, कवयित्री, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना। आपको वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, उनका एक पुत्र है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है। अवधी बोली से संबंधित जिला नहीं है, कौन सा नहीं है, सीतापुर, रायबरेली, रामपुर, इलाहाबाद। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ी, बघेली, बुंदेली, अवधी। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, बुंदेली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है, जल्दी से आप लोग को ऑप्शन चूज करना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, सदुक्कड़ी। कबीरदास जी की भाषा कौन सी थी, सदुक्कड़ी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है। जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, जिज्ञासु। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है। अन्योदर, दूरस्थ और सहोदर। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है अन्योदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है, आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ए, कुलीन। क्या कहेंगे, कुलीन कहेंगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। अवीरा, अबला, असहाय, अकेल्या। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है अवीरा। नेक्स्ट है, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब क्या है। विकल्प यहाँ पे आपका सही है, जो तत्काल उत्तर दे सके उसके लिए एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, रौद्र रस, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, श्रृंगार रस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, श्रृंगार रस के कवि हैं। कभी कभी कंप्यूटर उस वर्ड को नहीं ले पाता है,
इस वजह से श्रृंगार आप लोग देख लीजिए कैसे मैंने लिखा था। उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है कौन सा अलंकार? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें कौन सा अलंकार है? ता वर्ड बार बार आ रहा है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है अनुप्रास अलंकार। जल्दी से एक बार आप सभी स्टूडेंट जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं जल्दी जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक करिए फटाफट से, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक, अनुप्रास, श्लेष, इनमें से कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये यमक अलंकार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है दो अर्थ। जिस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती है वह छंद क्या कहलाता है? आसान सा क्वेश्चन। विकल्प आपका सही हो जाता है यहाँ पे डी, दोहा कहलाता है। पहले और तीसरे चरण में कितनी होती? 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती? 11-11 मात्राएं, वह छंद दोहा कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, 16। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? आपको विशेषण बताना, परिमाण बताया जा रहा है या गुण, संख्या या व्यक्ति? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, संख्यावाचक विशेषण है। इस घर में 15 लोग रहते हैं, संख्या ही तो बताई जा रही है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये गुणवाचक विशेषण, गुण के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को, पाली को, प्राकृत को, अपभ्रंश को? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है संस्कृत को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ये पंक्ति किसने लिखी है? सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, गिरिधर? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, तुलसीदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्रेम पच्चीसी ये कहानी संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? प्रेम पच्चीसी। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, यशपाल? ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे प्रेमचंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंसाअल्लाह खां, लल्लू लाल, मुंशी प्रेमचंद, मुंशी सदा सुखलाल? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, लल्लू लाल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी किसकी कृति है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, विद्यानिवास मिश्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा, रामवृक्ष वेनीपुरी, दिनकर, अज्ञेय? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, रामवृक्ष वेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, कबीर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, ब्रज भाषा में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आवारा मसीहा किसकी रचना है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विष्णु प्रभाकर, विद्यानिवास मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये विष्णु प्रभाकर, बहुत ही फेमस ये इनकी रचना है और ये खूब एग्जाम में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाते हैं आपके पूरे 50 क्वेश्चन हिंदी के कंप्लीट। आप लोग कितना स्कोर कर पाए कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। चलते हैं अब सीडीपी की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चन हैं, सीडीपी का कलेक्शन बहुत ही बढ़िया है। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ शुरू से लास्ट तक और फास्ट एकदम से एनर्जेटिक होकर के रिप्लाई करना है आपको। और जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं एक बार जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं फिर सीडीपी की तरफ। अब हम सीडीपी की तरफ आ जाते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की तरफ, बाल विकास। पूरे 23 क्वेश्चन है, पूरे 23 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग रिप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास में क्या होता है? बाल विकास में ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन सही हो जाता है सी, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ठीक है, इसमें बाल विकास में क्या होता है? बालक के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बाल्यावस्था की आपको पूरी अवस्थाएं बता देते हैं। बालक की जो अवस्थाएं होती, गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। गर्भावस्था 0 से लेकर 9 माह, शैशवावस्था जन्म से लेकर के 6 वर्ष, बाल्यावस्था 7 से लेकर के 12 वर्ष और किशोरावस्था पूरा 12 से लेकर के 18 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं नेक्स्ट। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? सी सही हो जाता है, किशोरावस्था। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। इस अवस्था में बालकों की कल्पना शक्ति, जिज्ञासा, बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। किधर से किधर की तरफ? सिफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास कैसे होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है आपका यहाँ पे सिर से पांव की ओर होता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर का जो विकास होता है सिर से पांव की तरफ होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? विकल्प आपको बताना है, चेतना, विकास, विवृद्धि, संशोधन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, विकास से संबंधित है। मस्तकाधोमुखी के अनुसार विकास की क्रिया सिर से आरंभ होकर के किधर की तरफ चलती है? ये सिर से आरंभ होकर के किधर की तरफ चलती है? पैरों की ओर जाती है। यानी कि विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा जितनी चीजें हम बता रहे हैं। और निकट से दूर का क्रम, इसका मतलब होता है विकास की गति केंद्र से दूरवर्ती भागों की तरफ हो रही है। निकट से दूर का क्रम यही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बिग व हंट के अनुसार फिल इन द ब्लैंक की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। यहां पे आपको अवस्था का नाम बताना है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, किशोरावस्था। बिग और हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। क्या है वो है परिवर्तन। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट कथन है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कथन से जरूर पूछा जाता है। कथन वही पूछे जाते हैं जो अक्सर फेमस होते हैं, वो कुछ जिनका मतलब बहुत ज्यादा, कम में बहुत ज्यादा मतलब होता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था की आयु कितनी है? 3 से 6 वर्ष मानी जाती है।
इस अवस्था को, इस आयु वर्ग को खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बालक अपने खिलौनों के साथ ही अपना मन बहलाता रहता है, हमेशा उसी में बिजी रहता है, उसको खिलौने ही खिलौने चाहिए होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धांक IQ सामान्यतया रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। सामान्यतः यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है, यहाँ पे आपको भरना, मध्यम, कम से कम, पूर्ण, उच्च। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उच्च। बुद्धि लब्धांक का सीधा संबंध उच्च शैक्षिक निष्पादन से होता है। बुद्धि लब्धि सामान्यतया उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे 130 से अधिक बुद्धि लब्धांक वाले बालकों को प्रतिभाशाली और 71 से कम को, जो जिसकी IQ 71 से कम होती है, ऐसे बालकों को जड़ बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अगला, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट कथन है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? थॉर्नडाइक, वुडवर्थ, गैने, हल। विकल्प सही हो जाता है आपका बी, वुडवर्थ का। वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, स्किनर महोदय का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, स्किनर ने अधिगम के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर साहब ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है? सीखने के नियम के प्रतिपादक फ्रायड, स्किनर, थॉर्नडाइक, एडलर। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के नियम का प्रतिपादन किया गया था। इनके अनुसार व्यक्ति विशेष कार्य में विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। इन्होंने 3 नियम बताए थे सीखने की। कौन कौन से? अभ्यास का नियम है, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा है तत्परता का नियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? अधिगम के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है उपर्युक्त सभी, यानी कि अधिगम के लिए स्वानुभव, स्वचिंतन, स्वक्रिया, ये सभी आवश्यक है। ठीक है, अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में समझ विकसित होती है, जो समस्या के समाधान में सहायक होती है। अधिगम का अर्थ सीखना होता है मेनली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, स्किनर ने। अभी मैंने बताया। इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था? चूहे और कबूतर पर किया था। नेक्स्ट है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित अधिगम, इसका प्रत्यय किसने दिया? विकल्प यहां पे सही हो जाता है आपका सी, स्किनर ने। ठीक है, अभिक्रमायोजित अधिगम क्या होता है? किसी योजना के अनुसार एक योजना बना करके शिक्षण और अधिगम की क्रिया को एक रूप प्रदान किया जाए, एक साकार रूप प्रदान किया जाए, वही हो जाता है अभिक्रमायोजित अधिगम, यानी कि योजना के अनुसार सीखना और सिखाना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रत्यय किसने दिया? BF स्किनर ने दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर इनमें शामिल होता है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे आपको बताते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, इंद्रिय जनित गामक स्तर। पियाजे से क्वेश्चन इस तरीके से घुमा करके पूछा गया। ठीक है, पियाजे की इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वह आंख, कान व हाथों का प्रयोग करके सोचता है। 0 से 2 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए घुमा करके पूछा जाता है क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन स्टैंडर्ड बढ़ गया। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है?
विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति, अनुप्रयोग। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, आत्मानुभूति। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में किसका होना आवश्यक है? ज्ञान, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, संश्लेषण, लेकिन आत्मानुभूति इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे देखिए, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नामकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? जल्दी से आप लोग रिप्लाई करिए। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। जितने भी स्टूडेंट हमारे अभी वीडियो को देख रहे हैं, लाइव है, ऑफलाइन है, चाहे जैसे भी, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिए। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं है, सब कुछ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू पैटर्न के सारे क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक करिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, आगमन विधि। अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। आप एग्जाम देके आने के बाद खुद बताएंगे कि कितने क्वेश्चन मिले थे और कितना हेल्पफुल रहा सारा वीडियो। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, आगमन विधि। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण का सोपान आगमन विधि के अंतर्गत आता है। शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है? मेनली शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। उदाहरण के बाद, उदाहरण से जब चला जाए तो क्या होगा? आगमन विधि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि आपको बतानी कौन सी? मॉन्टेसरी, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ए सभी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, ए सभी। शैशवावस्था 0 से लेकर के 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? शैशवावस्था। इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षा विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, इन सभी के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। इस प्रकार की जो शिक्षण पद्धति है वर्तमान समय में प्ले वे स्कूल में अपनाई जा रही है। प्ले वे स्कूल में ये सारी विधियां अपनाई जा रही है। खेल के माध्यम से शिक्षा मिली, ये सारी विधियां खेल पर आधारित हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का मुख्य योगदान क्या है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? वाणिज्यिक शिक्षा, यहाँ पे देखिए, वाणिज्यिक शिक्षणालय, बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, बालवाड़ी। बालवाड़ी, किंडरगार्टन, क्या है? किंडरगार्टन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन पद्धति की स्थापना की थी, बालवाड़ी विधि। अगले क्वेश्चन पे, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? विकल्प सही हो जाता है आपका यहाँ पे डी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? कई बार आपको बताया जा चुका है, एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही साथ शब्दों, अक्षरों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, डिस्प्रैक्सिया। ये एक विकार है, इसमें क्या होता है? बच्चे गति और समय में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। गति और समय अगर जल्दी चलो धीरे धीरे लिख पाते हैं, अब बोलते हुए कुछ चले गए हम पीछे ही रह जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, अगर वो समय और गति में सामंजस्य स्थापित कर पाते, जैसे आप बहुत तेजी से गेंद फेंक रहे हैं ना, वो नहीं जान पाएंगे कितनी देर में मेरे पास वो गेंद आ जाएगी, तो गेंद को पकड़ ही नहीं पाते। डिस्फेजिया क्या है? ये भाषा विकार है। डिस्फेजिया भाषा विकार है। डिस्कैल्कुलिया ये गणना विकार है और डिसलेक्सिया ये पठन विकार है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है?
प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, सर्वोत्तम पूछा जा रहा है। विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? ए ही सही होगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा अलग अलग कौशलों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को सिखाना है। तो उनके अकॉर्डिंग, एक शिक्षक के अकॉर्डिंग सभी बच्चे सीख सकते हैं। जो बच्चा नहीं सीख पा रहा उसके लिए दूसरी शिक्षण विधि, दूसरा कौशल अपनाया जाए तो वो भी बच्चा सीख जाता है। तो ये एक अध्यापक की दृष्टि में ये सर्वोत्तम है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है और सिखाना आपका फर्ज है। इस तरीके से सीडीपी के भी हो जाते हैं आपके पूरे 23 क्वेश्चन कंप्लीट। 23 में से आप लोग कितना स्कोर कर पाए आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। फटाफट से, जल्दी से। चलिए अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बहुत ही बढ़िया सा। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकल्प हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? अगर आप लोगों ने क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो आप लोग रिप्लाई जरूर कर पाएंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन। फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका हिंदी से, मधुर का विलोम आपको बताना है। ये मैंने नहीं करा है, ये अलग से क्वेश्चन बाहर से, तो आप लोगों को बताना है मधुर का विलोम क्या होगा। जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा आपका ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको बताना है। इस तरीके से 3 क्वेश्चन आप सभी के लिए आज के सवाल में, तीनों की रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में देनी है। 2 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए हैं और 1 क्वेश्चन बाहर से। तो आप लोग फटाफट से कमेंट की रिप्लाई कीजिएगा और आज अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लगे। एक साथ ये वीडियो बनाने में देखिए बहुत टाइम लगता है, पूरा लिखना, फिर उसके बाद से बोलना, फिर आप तक वो वीडियो अपलोड करना, फिर सब कुछ करना, बहुत टाइम लगता है। तो आप लोग लाइक और शेयर के माध्यम से अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक और खूब ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।